अध्यापन विधियों के स्रोत, इसमें अच्छी अध्यापन विधि जिससे हम बच्चे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर सकते हैं। अच्छी अध्यापन विधियों की संरचना कर सकने के लिए शिक्षा, उसके लिए जो भी हमें, अगर हम योग के हम अध्यापना कर रहे हैं तो उसके संरचना करने के लिए शिक्षा, योग इत्यादि, और सीखने का जो मनोविज्ञान होता है, शरीर रचना, शरीर क्रिया के जो विज्ञान है, शरीर क्रिया विज्ञान के विविध महत्वपूर्ण सिद्धांत, इन सब से जो अध्यापक महोदय है उनको बहुत अच्छे से भली भांति परिचित होना चाहिए। यौगिक सिद्धांत, यौगिक अभ्यास हमें ध्यान रखनी है, ये व्यायाम नहीं है, ये केवल व्यायाम नहीं है। जिस अर्थ में व्यायाम शब्द लिया जाता है उस अर्थ में नहीं है। साधारणतया व्यायाम शब्द का अर्थ होती है प्रबल शारीरिक हलचलें या क्रियाएं होती है, क्योंकि यौगिक अभ्यास में शारीरिक गति या हलचल नहीं होती, इसलिए अभ्यासों में प्रबल हलचलें क्या होती है, हमें अवॉइड करनी होती है। सेकंड पार्ट क्या है, यौगिक अभ्यास की प्रकृति विविधा युक्त और उसमें विविध प्रकार की युक्तियाँ यानी कि मैकेनिज्म जो होती है इसमें पर प्रयुक्त होती है, जिनके माध्यम से किन्हीं विशिष्ट यौगिक अभ्यास के प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं, क्रियाएं और ध्यान में एक ही मार्ग के द्वारा अभ्यासों के परिणाम को हम प्राप्त नहीं कर पाते, तो हमें सब कुछ मिला के हमें देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अध्यापन करने होते हैं। आसन यौगिक अभ्यासों में सबसे महत्वपूर्ण और एक सुपरिचित, स्थिर और खिंचाव युक्त क्रियाएं होती है। इसके जो आपका प्रावस्था यानी जो पैसिव तंत्र की अपेक्षा जो आप जो स्ट्रेचिंग करते हो, तान तंत्र को प्रभावित करने हेतु उन्हें मंद गति से और बिना झटके से करना चाहिए, जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको आगे बढ़ना चाहिए। किसी आसन की स्थिति को कम से कम, ताकि हम ये कोशिश करते हैं आसन की स्थिति को कम से कम श्रम से कुछ समय तक उसको होल्डिंग करते हैं, यानी कि उसको बनाए रखते हैं। श्रम रहित प्रयास और अधिक से अधिक शिथिलता पूर्वक आसन की ये अंतिम स्थिति में रहना, ये आसन की प्रविधि की विशेषताएं है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्राणायाम अभ्यास, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम अभ्यास श्वसन अभ्यासों से हेतु और प्रविधि में बहुत भिन्न होते हैं। वे ऑक्सीजन ग्रहण को बढ़ाने वाले होते हैं तथा शारीरिक शिक्षा के साहित्य में कम महत्व के माने जाते हैं। प्राणायाम आसन सभी यौगिक अभ्यासों को अपनी क्षमता अनुसार ही करना चाहिए, न कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा में नहीं करना चाहिए। यौगिक अभ्यासों से अनावश्यक थकान नहीं उत्पन्न होना चाहिए। यदि यह उत्पन्न होती है तो उसे शवासन के शिथिलीकरण अभ्यास द्वारा दूर किया जाना चाहिए। सभी यौगिक अभ्यासों से मन शांति मिलती है, मन की शांति मिलनी चाहिए। यौगिक अभ्यासचर्या मनोकायिक शिथिलीकरण से प्रारंभ करके, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कैसे, इसका ऑर्डर क्या रखेंगे। यौगिक अभ्यासचर्या मनोकायिक शिथिलीकरण से प्रारंभ करके प्रार्थना के समान ध्यान केंद्रित करते हुए या किसी प्रार्थना को सस्वर कहते हुए संपन्न होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्या होती है कि सीखने में रुचि का होना सबसे अधिक प्रेरणास्पद होती है। अध्यापक को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए कि जिससे छात्रों में रुचि और सीखने के प्रति एक प्रोत्साहन बना रहता है। सीखने के लिए क्रिया आवश्यक होती है। सीखना एक अनुभवों की प्रक्रिया होती है। जब तक छात्र क्रिया के अनुभव में लिप्त नहीं होता वह सीख नहीं पाता। अतः गति युक्त या कौशल युक्त क्रियाएं सीखने के लिए विशेष रूप से अभ्यास आवश्यकता होती है। केवल अभ्यास मात्र, केवल खाली अभ्यास करने से ऐसा ही नहीं, अपितु दोष रहित अभ्यास आवश्यक होती है, कोई इसमें एरर न रहे।
जटिल गत्यात्मक कौशलों के लिए निर्दोष अभ्यास की पुनरावृत्ति आवश्यक होती है। सभी प्रकार के सीखने का जो आधार है वो आपका तंत्रिकामय होती है। इसलिए जब तक उचित तंत्रिका पेशियों न्यूरोमस्कुलर का समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक गत्यात्मक यानी मोटर कौशलों का आगे हम विकास नहीं कर सकते। सीखना प्रभावी होने के लिए सीखी जाने वाली सामग्री सीखने वालों के अनुभव क्षेत्र और क्षमता के विस्तार की सीमा होनी चाहिए। सीखना अत्यंत वैयक्तिक होता है और इसका परिणाम प्रोग्रेसिव यानी प्रगामी आचरण परिवर्तन में होता है। सीखने की योग्यता छात्रों की जन्मजात क्षमता और पहले का जो अनुभव है पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है। सभी व्यक्ति एक गति से नहीं सीखते। यदि सीखने वालों को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उसके कार्यक्रम के स्वरूप का बौद्धिक आकलन हो जाए तो गतिज कौशलों को सीखने में शीघ्रता आती है। किसी क्रिया के नियमित अभ्यास से उत्पन्न सुख और संतोषी प्रभाव सीखने में योगदान देते हैं। गतिज कौशलों को सीखने में अभ्यास अवधियों के बीच विश्राम देने से अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। मतलब जैसे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, बीच में थोड़ा गैप देने से समय समय पे उससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इनसे पेशीगत थकान रुकी जाती है और पेशीय कार्यक्षमता घटती नहीं है। इसके बाद शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। आयु और लिंग ऐसे दो महत्वपूर्ण घटक है जो गतिज क्रियाओं के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक स्थितियां निर्धारित करते हैं। पुरुष और स्त्री में शरीर संरचना की दृष्टि से भेद होता है। भेदों में महत्वपूर्ण भेद का रचना का ज्ञान कि फीमेल और मेल में क्या क्या हार्मोनल कुछ चेंजेस अलग अलग चीज़ें होती है और भी कई चीज़ें होती है। बॉडी का कुछ जगह पे क्या स्ट्रक्चर कहाँ पे अंतर होती है, ये सारा चीज़ें जिसका विचार किया जाना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में रचना की दृष्टि से दुर्बल माना जाता है क्योंकि मसल्स पावर के होते हैं उनके कम होती है। हड्डियाँ ऊतक और टखने में उतने बलवान नहीं होते और स्त्रियों में अधिक वसा फैट जिसे कहते हैं वसा ऊतक ज़्यादा होती है। पुरुषों के शरीर में पेशियों का भार पूरे संपूर्ण शरीर के भार के 41.8% होता है। इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बुक के अनुसार क्या होगा, पुरुष के शरीर में पेशियों का भार पूरे शरीर के भार का 41.8% होता है। इस डेटा को याद रखेंगे। जबकि स्त्रियों में यह 35.8% ही होता है। दोनों का अंतर कितना, 6% का अंतर होती है। इस कारण पुरुषों को अधिक पेशीय बल प्राप्त होता है। पेशीय बल पेशी ऊतक में जो आपका जो विद्यमान वसा होती है, फैट होती है, वसा के अनुपात में होता है। अधिक वसा होना पेशीय कार्यक्षमता को कम करता है। इसलिए मोटे लोग क्या होते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ कम होते हैं। अतः जिसके पास फैट ज़्यादा होती है, मोटे मतलब जो फैट से ज़्यादा मोटे होते हैं। अतः वसा का घटना पेशीय बल को क्या करता है, बढ़ाता है। यह आंतरिक दृष्टि से औदरिक भित्ति यानी वॉल स्त्रियों में दुर्बल होती है। ये सब आपके सब एग्जाम कंटेंट है सारे के सारे। स्त्रियों में औदरिक अंग में दृढ़ता से नहीं स्थित होते हैं और प्रसव, गर्भपात या अन्य प्रजनन समस्याओं के कारण उनका जो टोन होती है, औदरिक तान होती है, कई बार नष्ट हो गया होता है। पृष्ठवंश के विविध खंडों के अनुपातों में भी विशेषतया कटी प्रदेशीय खंड में अंतर होते हैं, जिसका प्रभाव शारीरिक गतिशीलता पर पड़ता है। स्त्री में अपेक्षाकृत कटी प्रदेश और वक्ष प्रदेश का छोटा होना कई बार निचली पीठ की पेशियों का छोटा बनाने का प्रभाव निचली
पीठ की पेशियों का छोटा बनाने का प्रभाव होने में होता है, जिससे अग्र कुब्जता इसकी समस्या उत्पन्न होती है। पुरुषों में कटित्रिक कोण लगभग आपका लंबो सैक्रल एंगल होती है 133 डिग्री होती है, जबकि स्त्रियों में ये 138 डिग्री होती है। इसका याद रखेंगे। पेशीतन टोन जो होता है वो पेशीतन का व्यक्ति की शरीर स्थिति और शरीर की क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पेशीतन एक प्रकार से पेशी तंतु का सतत संकुचन होता है। सुधारित पेशीतन को बनाने के अभ्यास का तात्पर्य क्या होती है? तात्पर्य अनुचित पेशी तनाव का शिथिलीकरण और ढीली पड़ी पेशियों के तान में वृद्धि है। संपूर्ण शरीर के प्रति बढ़ी हुई जागृति से यह प्राप्त होती है। उचित तान को पुनः प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को अनुचित तनाव का ज्ञान हो जाता है और वह अधिकाधिक शिथिल करना सीखता है। सुधारित पेशी तान में सुधार आने से संबंध जब सुधार आती है आने से संबंध संतुलन, परिसंचरण और नाड़ी ग्रंथि यानी न्यूरो ग्लैंडुलर इसकी क्रियाओं में क्या होती है? सुधार आता है। पेशियों के स्थिर संकुचन से पेशीतान के उचित विकास में सहायता मिलती है। औदरिक पेशियां उदरस्थ आशयों को अपने स्थान में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औदरिक पेशियों का तान उदरस्थ आशयों के कार्य के सक्षम कार्य में योगदान देता है। दीर्घकाल तक निष्क्रियता से जो विशेष अस्वस्थता के कारण उत्पन्न हुई हो, पेशीय कार्यक्षमता नष्ट होती है। ऐसी परिस्थिति में श्रमयुक्त शारीरिक क्रियाएं धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक प्रारंभ करनी चाहिए। किन्हीं विशिष्ट पेशियों के कार्यरत होने पर उत्पन्न थकाव उन्हीं में मर्यादित नहीं रहती, अपितु वह पूरे शरीर में कुछ अंश में फैलती है। अतः थकान को दूर करने के लिए पूरे शरीर का शिथिलीकरण करना अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के में पेशीय समन्वय और कर्णों में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाओं का स्वस्थ कार्य, नेत्र, त्वचागत संग्राहक, पेशीगत नाड्य की और जो संधियाँ होती है, नाड्य संधियों के लपेटे हुए स्नायु जो लिगामेंट होती है, इसका ये सहायक होते हैं। किसी भी क्रिया में सरलता और दक्षता के लिए न्यूनतम ऊर्जा व्यय की कसौटी होती है। प्रबल शारीरिक गतियों में अधिक ऊर्जा लगती है, जबकि स्थिर क्रियाओं में कम ऊर्जा लगती है। प्रबल, गतिशील और झटकों से युक्त क्रियाओं को करते समय शरीर गरमाने की, जब हम गर्म करते हुए अपने बॉडी को, जब हम वार्म अप करते हैं, गरमाने के अभ्यास का सिद्धांत और व्यवहार पर भी विचार होना चाहिए। स्थिर क्रियाओं में इनका विचार आवश्यक नहीं होता। याद रखेंगे, ये पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ नीचे रहता है। ये पूछा गया था कि शरीर का गुरुत्व केंद्र जो होती है वो महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा कुछ नीचे होती है। इस तथ्य का विचार उन अभ्यासों में ध्यान रखा जाए जिनमें स्थिरता और संतुलन रखना होता है, जिसमें आपको आसन जैसे हम लोग कुछ आसन होते हैं ना, जैसे जिसमें आपका संतुलन बनाते हैं, उसमें देखना होता है कि मेल का और फीमेल का उनका जो गुरुत्वाकर्षण बिंदु अलग अलग होते हैं। शैक्षणिक सिद्धांत, अधिगम यानी सीखना आवश्यक जो रिसेप्टर्स होती है, जो संग्राहक होती है, उनके द्वारा प्राप्त प्रभाव पर निर्भर करता है। 5 ज्ञानेंद्रिय सीखने का मार्ग है। अतः किसी अभ्यास का पर्याप्त चित्र उभारने के लिए उस अभ्यास को प्रस्तुत करते समय अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेना चाहिए। तथापि व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण सहायता दृश्य शब्द साधना का होता है। इसका आप देख सकते हो, सुन सकते हो, उससे आप जो सीखते हो। पेशीय गत्यात्मक से सीखना स्थायी, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, तर्कपरक और विचार युक्त होता है और उसमें सीखने के मानसिक और शारीरिक पक्ष समाविष्ट होते हैं।
विचारों को पेशीय कार्य में परिवर्तित करने चाहिए। विविध संवेदी सूचनाओं का प्रभावी उपयोग करने में व्यक्तिगत भेद होते हैं। कुछ व्यक्तियों में प्रस्तुत दृश्य सूचनाओं को शीघ्रता से गठित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, जबकि अन्य व्यक्ति सूचनाओं को संश्लेषित करके परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, जिससे उनकी अनुक्रिया देर से होती है। किसी पेशीय गति युक्त कौशल सीखने के अभ्यास का दृश्य क्या करते हैं हम लोग, सीखने में अभ्यास का दृश्य प्रदर्शन सबसे प्रभावी साधन है कि आप करके दिखा रहे हो किसी को कैसे करते हैं पोस्चर कोई। फिर भी सीखना शीघ्र हो जाता है यदि छात्र दत्त कार्य के स्वरूप का अभ्यास करने से पूर्व एक बौद्धिक आकलन कर लेता है और प्रदर्शन का अवलोकन कर एवं निर्देशों को सुनकर के प्रारंभिक संकेतों को एकीकृत करने का समय दिया जाए। संभाव्य दोषों का निरूपण करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में पुनः अभ्यास द्वारा जब हम रिपीटेशन करते हैं अभ्यास द्वारा अत्यधिगम मतलब ओवर लर्निंग जिसे कहते हैं, अत्याधिगम मतलब होता है ओवर लर्निंग आवश्यक होता है। शुद्ध और निर्दोष अभ्यास करने पर बल दिया जाना चाहिए। विशिष्ट निर्देशों द्वारा यह हो सकता है। निर्देशों को इस प्रकार बांटा जा सकता है कि कार्य करने के निर्देश, कार्य करते समय दिए जाने वाले निर्देश और कार्य के अंत में सूचनाओं और दोष सुधार के रूप में दिए जाने के निर्देश। याद रखेंगे, पहले कार्य करने का आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, कार्य करने का निर्देश, फिर कार्य करते समय दिए जाने वाला निर्देश और कार्य के अंत में सूचनाओं और दोष सुधार के रूप में दिए जाने वाला निर्देश। सीखने की प्रक्रिया प्रारंभिक भाग में दिए जाने वाले औपचारिक निर्देश सबसे उपयुक्त होते हैं। प्रारंभिक निर्देश से छात्रों को अशुद्ध आदतों से बाद में शुद्ध करनी पड़ेगी, जिससे वो बचते हैं, मतलब उससे बचाते हैं। छात्रों को प्रारंभ में यह बताने की अपेक्षा कि क्या टालना है, अभ्यास करने के सकारात्मक निर्देश दिए जाए। फिर भी उत्तम उपलब्धि तब होगी जब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए ये दोनों बताया जाए। तभी जब हमने यूनिट कर रहे थे यूनिट 10 को, तो हम इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे संभाव्य दोष टालने और साथ ही सुकृता, आराम, दक्षता, तनाव को कम करने और कही गई जैसे गुणात्मक पक्षों में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। अभ्यास हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सीखना प्रभावी नहीं हो सकता। सामूहिक कक्षा में अभ्यास के कालांश को, जो पूरे टाइम को, उसके जो पार्ट को सामूहिक कक्षा में अभ्यास के कालांश को अनौपचारिक अभ्यास और पर्यवेक्षित अभ्यास में बांटना चाहिए। सीखने में प्रगमन का सिद्धांत परमावश्यक है। इसका तात्पर्य है किसी क्रिया को सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के अनुसार करना होता है। यह सिद्धांत एक ठोस तंत्रिका पेशियों न्यूरोमस्कुलर आधार पर टिका होता है। जटिल गतियुक्त सीखने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षाएं और कुछ प्राप्त योग्यताओं की पृष्ठभूमि आवश्यक होता है। समन्वित गतिक्रियाओं का सीखना मौलिक शारीरिक क्षमताओं जैसे पेशीय बल, लचीलापन, पेशीय सहन शक्ति, तितिक्षा और हृदय श्वसन सहन शक्ति पर्याप्त मात्रा में होने पर निर्भर करता है। इस स्पष्ट संबंध की कई बार आलोचना होती है, परंतु प्रभावी सीखना तभी संभव हो पाता है जब यह संबंध ध्यान में रखा जाता है। अतः संपूर्ण क्रियाकलापों का कार्यक्रम हमें नियोजित करके प्रगमन के सिद्धांत के प्रकाश में संचालित हमें करना चाहिए। सीखने के प्रभावी प्रक्रिया पूर्ण विधि अंश, आप जो हम जो लर्निंग करते, जो सिखाते किसी चीज़ को, तो सीखने की प्रभावी प्रक्रिया पूर्ण विधि, अंश विधि या पूर्ण और अंश विधियों के संयोजन से होता है। संयुक्त विधि को प्रगामी अंश विधि या पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि कहते हैं।
इनमें से किसी विधि का प्रयोग क्रिया की जटिलता की गहराई पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम किस तरह से कैसे इसको अप्लाई करें। सकल विधि, इस विधि में क्रिया बिना विभाजन किए उसे उसके पूर्ण तत्व में प्रस्तुत किया जाता है। यदि क्रिया वस्तु जटिल न हो और छात्र परिपक्व हो तो विधि उपयुक्त होती है। अंश विधि, ये सकल विधि होती है। अंश विधि में क्या होती है? यह हेतु विश्लेषण पर आधारित होता है और प्रस्तुत क्रिया के अंशों का तार्किक क्रम ज्ञान कर सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी यदि अपरिपक्व हो या क्रिया जटिल हो तो ये सबसे अच्छी विधि होती है। कौन सी विधि? अंश विधि। फिर आती है आपका प्रगामी विधि। प्रगामी अंश विधि क्या होती है? प्रगामी अंश विधि इसमें क्या होती है? अंश विधि की तुलना में यह विधि अधिक प्रयोग में आती है। आपको यही सब क्वेश्चन में आ जाएंगे कि प्रगामी अंश विधि का क्या अर्थ होता है और कब प्रयोग में आता है, ऐसे बना के आएंगे। इस विधि में विषय वस्तु का जो एक भाग को सिखा करके उसकी दूसरी से जोड़ी बनाकर और दोनों को एक साथ मिला करके दोनों का अभ्यास करते हैं, जो अभी हम जो टेस्ट सीरीज में जैसा हम करते हैं। तदुपरांत तीसरे अंश का अभ्यास कर तब तीनों अंशों को एक मानते हुए संपूर्ण क्रिया की एक वस्तु के रूप में रचना की जाती है। प्रस्तुतिकरण की विधियां औपचारिक निर्देशन या औपचारिक सुझाव पर बल दे सकती है, परंतु सभी विधियों का मौलिक आधार छात्रों की आवश्यकता तथा स्वभाव और सीखने की व्यक्तिक और सामूहिक विशेषताएं होती है। शिक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों का स्वरूप और कार्यक्रम में प्रयुक्त क्रियाओं के प्रकार भी विधियों को चुनने का निर्देश देता है। अध्यापक के छात्र के प्रति अभिरुचि और अभिवृत्ति सीखने में आवश्यक योगदान देती है। अध्यापक द्वारा ठीक और संतोषप्रद निष्पादन हेतु छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। यदि छात्र में ठीक प्रकार का निष्पादन नहीं हो रहा है तो उसकी त्रुटियों को सकारात्मक ढंग से दिखाने पर वो जब उसको अच्छे से समझा कर दिखाते हैं तो वह स्वयं सुधार करने में उसे प्रेरणा मिलती है। छात्रों को अपनी सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने की विधि का ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान हुए बिना उसको सीखना उससे संभव नहीं हो पाता। यद्यपि ये आवश्यक है कि अशुद्धियाँ त्रुटियों को सुधारा जाए, परंतु एक ही समय में बहुत अधिक सुधार छात्रों को भ्रमित कर सकता है। अध्यापक को सर्वप्रथम बड़ी अशुद्धियाँ सुधारनी चाहिए। सकारात्मक सुझाव द्वारा ही अशुद्धियाँ सुधारना अच्छा होता है। जब क्रिया के आदर्श प्रदर्शन के तत्काल बाद क्रिया को प्रत्यक्ष करने और उसका अभ्यास करने का अवसर छात्रों को दिया जाना चाहिए। छात्र को हम देते हैं छात्रों को। क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने, उसे क्या कहना है ये बताने के लिए छात्र और छात्र की समस्या को समझने के लिए छात्र को प्रेरित करना चाहिए। मामूली प्रश्न पूछे जाने पर भी छात्रों को हतोत्साहित करना या मजाक उड़ाना कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। कई बार मामूली प्रश्न से अध्यापक को विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। मामूली प्रश्न से मतलब बेसिक क्वेश्चन से हम चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यापक को उचित उत्तर देकर छात्रों का समाधान करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ऐसे प्रश्न द्वारा सारी कक्षा में परिचर्चा प्रारंभ की जा सकती है। फिर आपका आती है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। उपयोगिता मूल्य में क्या होती है? उपयोगिता के विचार को आवश्यक नहीं है कि केवल जीवन यापन के लिए ही लिया जाए, केवल जीवन यापन के संबंध में ही लिया जाए, यह आवश्यक नहीं है। कई कार्यकलाप और अनुभवों जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव वास्तव में व्यावहारिक उपयोग के होते हैं और व्यक्ति को सुख से सफल जीवन यापन करने में सहायक होते हैं। भले ही वे तत्कालिक व्यावसायिक के महत्व के न हो, यौगिक अभ्यास भले ही व्यावसायिक मूल्ययुक्त न हो, परंतु व्यक्ति के लिए
तत्काल व्यावहारिक उपयोग के होते हैं और स्वस्थ रक्षा, शारीरिक स्वच्छता मतलब फिटनेस जिसे कहते हैं, शारीरिक स्वस्थता यानी फिटनेस, और जीवन में सुख प्रदान करने वाले होते हैं, जीवन में सुख प्रदान करने वाले होते हैं। ये आपने सिद्धांत पढ़ लिया। फिर आता है आपको कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन से अच्छा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। कार्य में रुचि होने पर उपयुक्त पाठ वस्तु प्रेरक ढंग से प्रस्तुत करने पर छात्र कदाचित ही समस्या उत्पन्न करते हैं। नियंत्रण की समस्या कम से कम करने में एक आवश्यक बात यह है कि स्वाभाविक स्वतंत्रता, मैत्री भाव, आपसी सहकार्य और समझ से वातावरण बनाया जाए। कक्षा में यह बातें अध्यापक की नेतृत्व क्षमता से उत्पन्न होनी चाहिए। इससे छात्रों में सामाजिक सजगता विकसित होती है और वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति या अपने दायित्व के प्रति सजग हो जाते हैं। छात्रों के योग के छात्र या सहभागियों को निम्नलिखित वर्गों में हम बांट सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन यह बन जाता है आपका। प्रारंभिक छात्र, अनुभवी या प्रगत विद्यालय छात्र, विशेष ध्यान दिए जाने योग्य समूह। यह आपका आ चुका है एग्जाम में। प्रारंभिक छात्र समूह क्या होती है? इस समूह में सभी अवस्था के पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध और विशेष व्यक्ति जिनका पहले ही योग से परिचित हो रहा है, ऐसे लोग होते हैं। उन्हें योग अनुशासन के सामान्य पृष्ठभूमि और योग के से संपर्क बनाए रखने की प्रेरणा मिलनी आवश्यक होती है। अनुभवी और प्रगत समूह, इसमें क्या होती है? इस समूह में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें योग का कुछ अनुभव हो और जो आगे बढ़कर योग का व्यापक और गहन अनुभव चाहते हों, ऐसे व्यक्ति होते हैं। उनकी यह अपेक्षा रहती है कि वे अधिकाधिक योगाभ्यासों से परिचित होकर के योग के सूक्ष्म और प्रगत अभ्यास को गहराई से समझें और सीखें। फिर आपका होता है विद्यालय छात्र। विद्यालय छात्र क्या होते हैं? 6 से 18 वर्ष की अवस्था के बालकों का यह समूह होता है जो समाज का सबसे बड़ा भाग होता है। बालकों की अवस्था और प्रकृति के अनुरूप तात्कालिक आवश्यकताओं, उनके जो उस समय के जो आवश्यकताओं पर आधारित उन्हें योग से परिचित कराने की आवश्यकता होती है। फिर आपका होता है विशेष ध्यान देने योग्य समूह। तो विशेष ध्यान देने योग्य समूह के इस समूह के व्यक्तियों में आवश्यकता अनुसार बाल या प्रौढ़, लिंगानुसार पुरुष या स्त्री, अवस्था और लिंग के अनुसार बालक और बालिका, व्यक्तिक स्वास्थ्य, विकृतियाँ या अपंगत्व के अनुसार व्यक्ति होते हैं। इन सारे व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कि समजातीय समूहों में संभव होता है। विषम जातीय समूह में यह संभव नहीं होता। समस्यात्मक छात्रों की व्यवस्था। अनवधानी, वाचाल और समस्यात्मक छात्रों से व्यवहार करने की कुछ प्रविधियों को हम अपना सकते हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप इसको याद रखेंगे। जो छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं उनका ध्यान पढ़ाई को कुछ क्षणों के लिए रोककर अध्यापक को अपनी ओर खींचना चाहिए। उनमें से किसी विशिष्ट छात्र की ओर निरंतर देखते हुए उनका नाम लेकर यदि सारी कक्षा बाधित हो रही हो तो प्रश्न पूछते हुए किसी बाधक छात्र को कहे कि उनके कारण ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने वाले और अध्यापक को ध्यान से सुनने वाले और कार्यरत सहपाठियों के काम में बाधा आ रही है, या अध्यापक को चल रहा कार्य बंद कर किसी अन्य कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार कि अगर ऐसे छात्र होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फिर अगले पार्ट में क्या करेंगे, उसको समझाने के उपरांत भी कक्षा में जानबूझकर बात करने वाले छात्रों को अलग करना उपयोगी हो सकता है। परंतु यदि ये छात्र चेतावनी देने पर भी बाधा डालते रहते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए बाहर निकाल देना चाहिए। ये सब लाइन सब याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी ये महत्वपूर्ण है कि उसके बाद भी ये महत्वपूर्ण है कि
निकाले गए छात्र को शीघ्र ही कक्षा में बुला लेना चाहिए और उनसे कहा जाए कि अब भविष्य में उनसे अच्छे आचरण की, अच्छे बिहेवियर की अपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ अध्यापक को स्थिति पर और नियंत्रण प्राप्त होगा यदि वह अधिक परिचित बड़े छात्रों से संपर्क टालता है। छात्रों से मित्रता तो रखे, परंतु उसे अपना सम्मान बनाए रखते हुए एक सामाजिक अंतर रखना आवश्यक होता है। ध्यान रहे कि ये आपको हमेशा ख्याल रखनी है कि ध्यान रखें कि आप छात्रों के अध्यापक हैं। किसी छात्र के प्रति मनमुटाव बनाने से बचे। छात्रों को सहायता करने में आपकी प्रभावशीलता, आपके धैर्य और सूझबूझ पर निर्भर करती है। बैठने की व्यवस्था, इसमें बैठने की व्यवस्था से कई प्रश्न पूछे गए हैं ऑलरेडी। हम किस समय कैसे किस तरह बैठाएं, ये डेटा भी पूछी गई है। 40 वर्ग फीट का एक बार पूछे गए थे। कक्षा में बैठने की व्यवस्था पंक्तियों, अर्धचंद्राकार या छोटे गोले में की जा सकती है। यह ध्यान रखें कि प्रत्येक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए और तदनुसार कक्षा में व्यवस्था रखी जाए। तो इस तरह से आपको जितने बच्चे होंगे उतने इंटू 40 होना चाहिए। ये ऑलरेडी प्रश्न में, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये भी पूछे गए इसके बाद का जो पार्ट है, भूमि पर दरी बिछी होनी श्रेयस्कर होती है, परंतु यदि दरी उपलब्ध न हो तो भूमि अच्छी प्रकार स्वच्छ की गई हो और छात्र अपनी अपनी चटाई या पट्टी बिछाए। दरी या पट्टी पर छात्र का अपना 3.6 फीट का स्वच्छ कपड़ा बिछा होना चाहिए। ये डेटा याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है 3.6 फीट का डेटा, कि छात्र अपना 3.6 फीट का स्वच्छ कपड़ा बिछा होना चाहिए। अगर 3.6 फीट नहीं होता है तो जितना करीब होगा 3.6 का वो ऑप्शन आप चूज करेंगे। अध्यापक का ऐसा स्थान हो कि वह प्रत्येक छात्र को अच्छी प्रकार दिखाई पड़े। यदि छात्र समूह बड़ा है तो अध्यापक दिखाई पड़ने की दृष्टि से एक मंच का होना श्रेयस्कर होता है। छोटे समूह के छात्रों के लिए छात्रों को अर्धचंद्राकार में बिठाना अच्छा होता है। और ये कुछ साल पहले पूछे गए थे कि छोटे समूह के बच्चों के लिए बच्चों को हम कैसे बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे, अर्धचंद्राकार बैठाना अच्छा होता है ताकि प्रत्येक छात्र को अध्यापक दिखाई दे सके। यदि मंच हो तो वह घूमने वाला होना श्रेयस्कर होता है, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। कक्षा में मशाल यानी सभागृह हल जो आपका जो हॉल टाइप का जो होती है, कक्षा में प्रशाल मतलब क्या होती है, जिसको हम लोग हॉल कहते हैं, बड़ा सा जो सभागृह होती है, अच्छी प्रकार से वो वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब वेंटिलेटर होना चाहिए और सुप्रकाशित होना चाहिए ताकि अच्छे से लाइट का कोई कमी ना हो, ताकि अध्यापक को सारे छात्र अच्छी प्रकार से दिखाई दे और छात्र को भी सीखते समय मंच पर अध्यापक अच्छी प्रकार से दिखाई दे। अभ्यास कक्षा में यथासंभव पूरी शांति और वो बाधा रहित हो, ये ध्यान रखना चाहिए। निर्देशन, योग के किसी विशिष्ट अभ्यास को सीखना अध्यापक द्वारा स्पष्ट निर्देशन पर निर्भर होता है। औपचारिक निर्देश प्रारंभिक अवस्था में दिया जाना अच्छी होती है, श्रेयस्कर होती है। निर्देशन कार्य को इस प्रकार हमें बांटा जा सकता है। अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व मौखिक रूप से व्यक्ति के समूह द्वारा प्रत्यक्ष अभ्यास करते समय और अभ्यास की समाप्ति पर सूचना या दोष निवारण के रूप में। प्रारंभिक निर्देश छात्रों को अशुद्धियां न होने में या उन्हें रोकने में सहायता देते हैं ताकि बाद में उन्हें दूर करने की कोई परिस्थिति न पैदा हो जाए, नौबत न आए। व्यावहारिक निर्देश छात्रों को शुद्ध और प्रभावी कार्य संपन्न करने में सहायक होते हैं। निम्न बिंदु अध्यापक को अपने निर्देश छात्रों तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। इस बात से आश्वस्त हो कि कक्षा के सभी छात्रों का ध्यान आपके निर्देश देने से
देने के पहले ही, देने के पूर्व आप पर है। जब कभी कोई लंबा स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता हो तो छात्र को बैठाकर उसे एक स्पष्टीकरण जो देना होता है उसको देना चाहिए और छात्र अध्यापक के निकट हो, ये देखना चाहिए। आपके निर्देश संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और मंद गति से दिए गए हो ताकि बच्चा समझ पाए। एक समय में केवल एक ही बात के निर्देश देना चाहिए। एक समय में केवल एक ही बात के निर्देश देना अच्छा होता है। निर्देश हो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। छात्रों का ध्यान आकर्षित बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रयोगों को अपनाते हैं। एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि छात्र कोई बात पहली बार नहीं समझ पाए तो पुनः उसे दूसरे किसी वर्ड में, उसी वर्ड को क्योंकि समझ नहीं पा रहे वो, तो पुनः उसे परिवर्तित शब्दों में समझाएं। प्रत्यक्ष क्रिया का अभ्यास प्रारंभ किए जाने के पूर्व उसकी क्रिया के बारे में बात करेंगे कि वो उसकी क्रिया और उसकी जो क्रिया विधि है उनको स्पष्ट करने चाहिए। उसके बाद दृश्य श्रव्य साधन। विविध क्षेत्रों में विज्ञान की प्रगति ने अनेक प्रविधियों इनका विकास किया है, डेवलप किया है, जिससे ज्ञान बहुत व्यापक रूप में लोगों को उपलब्ध होने की संभावना बन गई है। फिर इसके बाद हम करेंगे कक्षा संरचना। कक्षा संरचना हम कल करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कक्षा को हमें अरेंज करते हैं अध्यापक छात्र के रूप में। इसमें करते ऐसे हैं, बता देता हूँ मैं। कक्षा संरचना एक तो होती है आपका, ये अध्यापक ऐसे इस जगह पे टीचर है और छात्र इस तरह बैठे हुए हैं। एक होती है कि छात्र दोनों ओर बैठे हैं। इसमें क्या होती है, हमें देखना होता है कि जो लंबे छात्र हैं उनको इस तरह रखते हैं ताकि सबको देखे। उनको पीछे बैठाते हैं, जो आपका जिसका हाइट शॉर्ट है उनको आगे बैठाते हैं, उसको देखना होता है। या फिर इस तरह के दोनों रो में छात्रों को बैठाते हैं और अध्यापक बीच में बैठते हैं। या फिर ऐसे अर्धचंद्राकार में भी हम छात्रों को बैठा सकते हैं और अध्यापक बीच में सामने रहते हैं तो सबको दिखता है। या इस तरह का भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं। इससे भी सबको दिख जाएगा कि छात्रों और अध्यापक में कोई गैप नहीं बनेगा। या इस तरह के भी आपका अर्धचंद्राकार से थोड़ा सा कर्व शेप आपके इस तरह बन सकता है। या फिर अब बहुत ज़्यादा अगर छात्र होते हैं तो इस तरह का ये शेप भी हम बना सकते हैं। इस तरह से अध्यापक बीच में रहते हैं और सब बच्चे देख पाते हैं। इसी बात को बताया गया है इसमें कि जब हम ऐसे विविध क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति ने अनेक प्रविधियों का विकास किया, जैसे आज हम जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ये भी विज्ञान के विकास का ही देन है। इससे ज्ञान बहुत व्यापक रूप में लोगों को उपलब्ध होने लगा है। ज़्यादा हम अपने घरों पे हम अलग अलग टाइम, मतलब एक थोड़ा लंबे जैसे लेट नाइट भी हम क्लास कर सकते हैं, जो विज्ञान की प्रगति के कारण संभव हो सका है। इस कारण से हमारी संचार पद्धतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगे हैं। जैसे कंप्यूटर में अध्यापन के क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता को क्या कर दिया, घटा दिया है, कम कर दिया है। अनेक स्थानों में रहने वाले छात्रों के अनेक समूहों एक स्थान से कार्यक्रम प्रसारित किया जा सकता है। जैसे कि हम एक जगह बैठे हैं और अलग अलग जगह से लोग जुड़ के क्लास कर सकते हैं। संचार के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी संभावनाएं हैं। अनेक माध्यमों जैसे दूरदर्शन, टीवी हो गया, दृश्य साधन उपलब्ध हो रहे हैं। यह हमारे इतिहास में नया मोड़ है और ये सारे माध्यम असंख्य लोगों तक पहुंचने की एक प्रभावी साधन है। आज हम यहाँ तक रखेंगे। कल इसके बाद हम इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।